नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस बार बिहार में मोदी और नीतीश के बीच आर पार होने वाला है। इसकी शुरुआत आज मोदी ने कर दी। उन्होंने पहले पटना में वादा किया कि बिहार को 50,000 करोड़ से भी बड़ा आर्थिक पैकेज देने वाले हैं। फिर मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन रैली में नीतीश और लालू पर सीधा प्रहार किया। मोदी के निशाने पर थी नीतीश की सुशासन वाली इमेज और लालू के साथ नीतीश का गठबंधन। मोदी के भाषण के बाद अब इस बात पर बड़ी बहस चल रही है कि क्या बिहार में परिवर्तन का चक्कर चला पाएंगे मोदी? क्या मोदी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के गठबंधन में दरार डाल पाएंगे? बिहार में पहली बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर थे। प्रधानमंत्री का सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए प्रोटोकॉल की मजबूरी थी। हालांकि बगल की कुर्सी पर बैठने के बावजूद ना तो दूरियां मिटी थीं और ना दिलों की दरार। पटना से मोदी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां चक्कर मैदान में बीजेपी की परिवर्तन रैली थी। यहां कोई प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि बिहार की विशुद्ध पॉलिटिक्स थी। मंच पर नीतीश और लालू के नए पुराने सारे विरोधी पहले ही माहौल बना चुके थे। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भीड़ से अपनापन दिखाकर की। कोना कोना से आए हमार भाई और बहन लोग। मोदी ने भाषण की शुरुआत नीतीश सरकार की नाकामियां गिनाने से की। उन्होंने नीतीश कुमार की सुशासन वाली इमेज पर सीधा प्रहार किया। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। को चला मुजफ्फरपुर की परिवर्तन रैली में भीड़ काफी थी। फिर भी ये सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या भीड़ जुटाकर बिहार में परिवर्तन का चक्कर चला पाएंगे मोदी? मोदी ने एनडीए के खिलाफ आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन पर भी खुला वार किया। इस बार निशाने पर थी आरजेडी की पुरानी छवि। आरजेडी का पूरा अर्थ मालूम है क्या? आरजेडी का पूरा अर्थ मालूम है क्या? आरजेडी का पूरा अर्थ होता है रोजाना जंगल राज का डर। ये तुम दोनों तय कर लो, तुम दोनों तय कर लो, सांप कौन है, जहर कौन है, कौन जहर पिलाता है, कौन जहर पीता है। आप दोनों का अंदरूनी मामला है, कमरे में बैठ करके तय कर लो। इस बिहार की जनता को जहर पीने के लिए मजबूर मत करो। बिहार में सबको पता है कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन सिर्फ जातिगत आधार पर वोटों को एकजुट रखने की खातिर है, वरना विचारधारा के स्तर पर लालू और नीतीश में कोई तालमेल नहीं है। अब सवाल ये भी है कि क्या बिहार में महागठबंधन में दरार डाल पाएंगे मोदी? बीजेपी की रैली खत्म होते ही लालू और नीतीश दोनों ने मोदी पर एक सुर में हमला बोला। आप सेवा का मौका खोज रहे हैं, जनता ने मौका दे दिया, तब पीएम रहते हुए सीएम के एडिशनल चार्ज में भी रहना है क्या? अच्छा दिन का क्या हुआ ये बोलना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था। और युवा युवती करे हुंकार, और कहा गया हमारा रोजगार जो आप बोले थे 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे सबको, कहा गया रोजगार। फिलहाल बिहार में चुनावी जंग की शुरुआत जितनी तीखी हुई है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव की तारीख तय होने तक तल्खी और बढ़ेगी। और ये सवाल भी बड़ा और दिलचस्प होता जाएगा कि बिहार में परिवर्तन का चक्कर चलेगा या फिर महागठबंधन का समीकरण। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या परिवर्तन का चक्कर चलेगा? मोदी ने इसका बिगुल तो फूंक दिया है, लेकिन नीतीश कुमार ने उन पर बड़े सधे हुए अंदाज में हमला किया। उनका जो हमला था उसका लब्बो-लुआब था, एक बिहारी सब पर भारी। तो कौन बिहारी भारी पड़ने वाला है इन चुनावों के अंदर? एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है, कई सारे चेहरे हैं।
कई सारे चेहरे ऐसे हैं जो अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए किसी को आगे लाना नहीं चाहता। वहीं नीतीश कुमार का निर्विवाद चेहरा बिहार की जनता के सामने है और साथ ही साथ नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी भी इस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री पद के तौर पर सबसे अधिक तमाम सर्वों के अंदर देखी जा रही है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दमदार एंट्री भी ये साबित करती है कि नरेंद्र मोदी का जादू अब भी बरकरार है। दिल्ली में भले ही उनका जादू न चल पाया हो, लेकिन क्या ये जादू बिहार में चलेगा? क्या परिवर्तन का चक्कर चलेगा? और क्या लालू और नीतीश के बीच की फांस में जो कार्यकर्ताओं के दिल नहीं जुड़ पा रहे हैं उसको तोड़ने की कोशिश कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, प्रेमचंद मिश्रा जी जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, अरुण श्रीवास्तव जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के, मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद है राजनीति प्रसाद जी जो कि सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, और विनोद अग्निहोत्री जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले अरुण श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। भाई नीतीश कुमार के तो डीएनए में ही गड़बड़ है, आज साबित कर दिया प्रधानमंत्री ने। साबित कर दिया? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि उनके क्या साबित किया उन्होंने। सवाल इस बात का है कि नहीं, उनका कहना था, उन्होंने दो तर्क दिए। पहला तर्क उनका यह था कि मेरी भोज की थाली छीन ली। ऐसा कभी नहीं होता बिहार में, देश में किसी को भोज पर बुला के उसकी थाली छीनते, ऐसा कभी नहीं होता है। और दूसरी गड़बड़ उन्होंने बताई कि भाई मेरा अपमान किया तो किया, एक महादलित को बिठाया, उसको हटा दिया अपमान के साथ, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसको लेकर कह रहे हैं कि डीएनए में गड़बड़ है। अब यह वो सोच रहे होंगे उनका डीएनए क्या, ये तो वही बताएंगे। सवाल इस बात का उनकी भोज की थाली कब छीना था? जब वो सरेआम बिहार की जनता को होर्डिंग लगा करके अपमानित कर रहे थे और यह कह रहे थे कि हमने गुजरात ने सबसे बढ़ चढ़ करके बिहार को बाढ़ में मदद किया है, 5 करोड़ का अंक भी उन्होंने दिखाया। सवाल इस बात का है कि जब कोई मदद करता है किसी की तो उसका विज्ञापन नहीं करता है, और श्री नरेंद्र मोदी ने अपना विज्ञापन जितना रुपया दिया था उससे ज्यादा का विज्ञापन पे खर्च किया। सारे अखबारों में एक एक पेज की होर्डिंग लगा, एक एक पेज का विज्ञापन दिया, पूरे बिहार में होर्डिंग लगाया। तब जाकर के नीतीश कुमार ने कहा कि अब मैं समझता हूं कि इस माहौल में डिनर जो बुलाया था उन्होंने, हम नहीं कर सकते। मतलब थाली तो छीन ली ना? थाली आप खुद कहिए कि पीछे से चाबुक लगाइए कि थाली खींची तो मैं क्या करूंगा? नहीं, चाबुक कहां लगाया भाई? अरे भाई यही चाबुक आप बताइए कि भाई इनविटेशन किसने दिया था? नीतीश कुमार ने दिया था कि नहीं दिया था? है इनविटेशन नीतीश कुमार ने दिया था। पूरी उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में बैठक हो रही थी, नीतीश कुमार ने इनविटेशन दिया था। लेकिन यह थोड़ी नीतीश कुमार ने सोचा था कि कल बैठक है और आज रातों रात पूरे बिहार में होर्डिंग्स लग जाएंगी, पूरे पटना में 200 होर्डिंग लगेगी, वो भी गुजरात के मुख्यमंत्री की उस फोटो के साथ जिस फोटो पर काफी विवाद हो चुका था। तो इस तरह से यह भी नहीं उचित था। और यह कह देना कि हमने मदद किया, आप क्या भारतीय संस्कृति में यही है क्या कि अगर हम किसी मदद करते हैं तो उसका विज्ञापन किया जाए? अच्छा डॉक्टर संबित पात्रा, नंबर 2 मांझी जी का, मांझी जी को बनाया किसने? नीतीश कुमार ने बनाया। हटाया किसने? इसलिए हटाया किसने? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग 150 टिप्पणियां मांझी जी पर कर रहे थे कि बिहार का गर्त में चला गया इनके राज्य में। आज उनके गलभैया लगे हुए हैं। नहीं, आप तो ये कह रहे थे बीजेपी के इशारे में कर रहे हैं तो मांझी जी जो कर रहे हैं। हाँ ठीक बात है, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि बीजेपी मांझी के खिलाफ टिप्पणी करती थी, तो आप पहले नहीं, आप पहले ये तो श्योर हो जाइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। जब हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो मांझी जी जो भी बोलते थे उस पर कम से कम 150 बार भारतीय जनता पार्टी ने टिप्पणी की है और हमने हटा दिया तो बहुत अच्छे हो गए। चलिए मैं मानता हूं आपके तर्क फिलहाल के लिए, लेकिन काटने के लिए मेरे पास कई सारे तथ्य हैं। लेकिन पहले मैं चलूंगा डॉक्टर संबित पात्रा के पास। डॉक्टर संबित पात्रा, बड़ी आयरनी है सिचुएशन की। पीएम ने तो बड़ा इमोशनल ढंग से बोला कि मेरी थाली छीन ली। नीतीश कुमार ने खुलासा किया कि बीजेपी नेताओं के कहने पर मैंने डिनर कैंसिल किया था। इसमें तो आपकी अंदरूनी राजनीति ज्यादा है। देखिए दीपक जी, डिबेट अभी आगे चलेगा, बहुत बड़े बड़े गणमान्य लोग बैठे हैं, मैं तो उम्र में छोटा हूं, मगर मैं पूरे डिबेट का लब्बो-लुबाब 2 सेंटेंस में कर देता हूं। 2 रथ हैं, 2 किस्म के लोग हैं। एक किस्म के लोग हैं राजनीति में बिहार में जो विकास के रथ को रोकना चाहते हैं, और दूसरा किस्म के राजनीति में लोग हैं जो इस विकास के रथ को परिवर्तन रथ बना के आगे बढ़ाना चाहते हैं।
अब आप बताइए जीत किसकी होनी चाहिए? खुद पूछिए, सब बड़े लोग बैठे हैं, इन्होंने खुद कहा है कि हम रथ रोकने के लिए बने हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं, रथ को रोकना है, और हम खुद कह रहे हैं हम परिवर्तन रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब रोकने वाला बड़ा है या बढ़ाने वाला बड़ा है? स्वाभाविक रूप से बिहार आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। तो आप परिवर्तन क्या करना चाहते हैं? बिहार तो बढ़ रहा है, को खींचने वाली बात, बिहार तो बढ़ रहा है, तो परिवर्तन क्या करना चाहते हैं? सुन लीजिए, आपके समय हम नहीं बोल रहे थे, आप जो कह रहे हैं परिवर्तन करना चाहते हैं, मैं पूछ रहा हूं, बिहार तो बहुत आगे बढ़ रहा है। सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, आप पूछ लेंगे, मैं उत्तर भी दूंगा उसका, कितना बढ़ रहा है वो बताऊंगा मैं उसका, वो भी। मगर अभी थाली की बात हुई और ये कहा गया कि पीछे से आके कुछ लोगों ने उनके कान में भरा, यानी थाली खींच लीजिए। तो ऐसी संस्कार है क्या कि कोई कान में भरेगा तो आप थाली खींच लेंगे? बीजेपी के लोग कान में भर रहे थे, संस्कार ना है डॉक्टर समित पात्रा, बीजेपी के लोग कान में भर रहे थे। कौन कान में? अरे बोलिए ना, तो बोलिए ना, नाम बोलिए ना, कौन कान में भर रहा था? जो चुपके चुपके से काहे मुस्कुरा के बोल रहे हैं? और ये आपस की राजनीति वाली बात हमसे मत करिए अरुण जी। 1 साल पहले 23 मार्च 2014 को लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे नीतीश जी बबूल के पेड़ हैं, और 24 मार्च 2014 को नीतीश कुमार जी बोल रहे थे लालू प्रसाद बर्बादी के सर्टिफिकेट है। 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि जो बबूल का पेड़ था वो एकदम कमल का फूल बन गया, वो एकदम पता नहीं कौन सा पेड़ बन गया। कमल का फूल तो आपके पास है, कमल का फूल तो आपके पास है, डॉक्टर आबादी का गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। समीर पात्रा जी, रामविलास पासवान जी मोदी जी के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या बोल रहे थे? सबको अंततो गत्वा सत्य के शरण में आना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कमल का फूल कहा। सबको कमल के फूल के छांव में ही आना पड़ेगा। कमल के फूल में इतना दम नहीं कि छांव दे सके। बात तो सही है इनकी डॉक्टर। कमल का फूल में कमल का फूल छांव नहीं देता, कीचड़ में कमल जरूर धारण करती है, तभी ना कमल का फूल जिसके हाथ में होता है वो पूरे ब्रह्मांड को छांव देते हैं, तभी सभी देवी देवता कमल के पुष्प को धारण करते हैं। लेकिन ये भी आयरनी है कि कीचड़ में कमल खिलता है डॉक्टर समित पात्रा, लेकिन अपने नीचे के कीचड़ को साफ नहीं कर पाता। मैं सीधे चलूंगा प्रेमचंद मिश्रा जी के पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसने सबसे ज्यादा साल तक शासन किया बिहार की धरती पर, क्यों विनोद जी? सही है, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा समय तक शासन किया बिहार की धरती पर, लेकिन प्रधानमंत्री को आज उसका रेफरेंस भी उचित नहीं लगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे तो स्वाभाविक है वो स्टेट गवर्नमेंट जो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में वहां चल रही है, वो उन्हें अपना प्रतिद्वंदी समझकर उनके खिलाफ बोल रहे थे। कांग्रेस बिहार में सरकार बनाने, अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए चुनाव में नहीं जा रही है, तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री उस हिसाब से कह रहे थे। महत्वपूर्ण यह नहीं कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का रेफरेंस दिया या नहीं दिया, महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आखिर कहा क्या। आपने आरंभ में ही कहा, जो एक बहुत ही गंभीर बात हम सबको बुरी लगी, कि आप किसी चीफ मिनिस्टर के डीएनए के ऊपर में सवाल खड़ा कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी थी, और प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति के द्वारा अगर इस तरह की अमर्यादित बातें कही जाएंगी, राजनीति में विरोध होता है, शालीनतापूर्वक भी आलोचना की जाती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज ये बात कहा उससे लोगों को बड़ा बुरा लगा। सवाल है कि आज 15-16 महीने के बाद जब आप आए, तो 16 महीने पहले इसी मुजफ्फरपुर में जो वायदे बिहार की जनता को मोदी जी ने बताया था बिहार में, उसमें उन्होंने बहुत कुछ भ्रष्टाचार पर बात की थी, अपराध पर बात किया था, बिहार में उसमें महंगाई को लेकर बहुत चिंता प्रकट की थी। आज वही नरेंद्र मोदी जी एक शब्द न भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे, पता नहीं उनके दिमाग में व्यापम आ रहा होगा। बिहार में उसमें उन्होंने बहुत कुछ भ्रष्टाचार पर बात की थी, अपराध पर बात किया था, बिहार में उसमें महंगाई को लेकर बहुत चिंता प्रकट की थी। आज वही नरेंद्र मोदी जी एक शब्द न भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे, पता नहीं उनके दिमाग में व्यापम आ रहा होगा या वसुंधरा जी की फोटो आ जाती होगी, इस पर उन्होंने चर्चा ही करना उचित नहीं समझा। तो यह नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी कमजोरी बिहार में झलकी कि उन्होंने करप्शन पर एक शब्द नहीं बोला। वो क्या बोल रहे थे? आरजेडी का फुल फॉर्म लोगों को बता रहे थे, नीतीश जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे थे, हमको खाने में बुलाया, खाना नहीं दिया, इस तरह की बातें करके आपको यह बताना होगा बिहार में कि आपने जो वादा किया था कि हम बिहार को विशेष स्पेशल स्टेटस देंगे, हम पैकेज देंगे, आपने एक शब्द उसकी चर्चा नहीं की, आपने फिर वादा कर दिया। किए, उन्होंने कहा कि लेकिन अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन के बाद मैं करूंगा, उन्होंने कहा है साथ में
नहीं, दीपक जी, पार्लियामेंट सेशन के बाद में इस पर बात करूंगा। दीपक जी और उनके मंत्री रूडी जी ने कहा कि नीतीश लालू के पैसे खाने के लिए स्पेशल स्टेटस नहीं दूंगा, पैकेज नहीं दूंगा, जब इन दोनों का खात्मा हो जाएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी तब स्पेशल पैकेज दूंगा। तो ये क्या है? क्या बिहार की जनता के साथ आप उसके एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें स्टेट गवर्नमेंट दो, हमें बहुमत में लाओ तो हम देंगे? सवाल है सबसे बड़ा जो आपने अपने स्टार्टिंग में कहा है कि नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी क्या नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी? आखिर उसका चेहरा कौन है? किसके लिए बिहार की जनता वोट करे? बिहार में एक बड़ा प्रश्न है। क्या उस बीजेपी के लिए जो 15 महीने पहले जो वादा करके सत्ता में आई? मिश्रा जी आपकी बात में समझ गया, आपकी बात में समझ गया डॉक्टर समित बात लेकिन आपने उन वादों पर कुछ नहीं किया, तब आपके दूसरे वादे पर हम क्या भरोसा करेंगे? इससे सीधा सीधा जवाब है, नीतीश कुमार ने बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी कहा है। ये कहा है कि पुराने वादों पर कुछ नहीं किया, नए वादों पर भरोसा कैसे कर लें। यही बात प्रेमचंद मिश्रा जी कह रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूं। पहली बात है, प्रेमचंद मिश्रा जी बड़े आगाह मतलब बड़े उनको खराब लग रहा था डीएनए शब्द सुन के। उनको मैं याद दिलाऊं, मौत का सौदागर चूहा, बिल्ली, सियार ऐसे कोई भी जानवर को नहीं छोड़ा था इन्होंने। ये मोदी जी को हर प्रकार के नाम से इन्होंने पुकारा है और आज ये डीएनए शब्द सुनकर, राजनीतिक डीएनए शब्द सुनकर इतने विचलित हो गए हैं। दूसरा, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार के विषय में कुछ नहीं कहा। अरे जो रोजाना जंगल राज का डर, ये जंगल राज और क्या है? भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? जंगल राज जो शब्द था ये पटना हाईकोर्ट ने इस्तेमाल किया था। जिस पार्टी ने मनुष्य तो छोड़िए, मूक और जो निरीह प्राणी होते हैं, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, गाय भैंस, इनके चारा तक को नहीं छोड़ा, वो सबसे परम भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार नहीं, परम भ्रष्टाचार के विषय में उन्होंने आज आरजेडी के फुल फॉर्म को बोलते हुए कहा है। तीसरा, आप ये कह रहे थे और व्यापम मध्य प्रदेश में क्या हुआ? ने भारतीय संबित जी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था? करेंगे वो बात, हाँ बात करेंगे। पहले मैं दीपक जी का उत्तर दे, आप ये बताइए ना, मुझे समय दिया है। नहीं, व्यापम का भ्रष्टाचार क्या है? अरे अभी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं ना, राजस्थान के विषय में डिस्कशन कर रहे थे, राजस्थान में क्या हुआ है? बताइए। व्यापम के बारे में डिस्कशन करना है तो करेंगे, व्यापम के बारे में भी करेंगे और फिर मैं पोल स्कैम, 2G स्कैम के बारे में भी करूंगा, नेशनल हेराल्ड के बारे में भी करूंगा। प्रधानमंत्री आपके बीच में बोल रहा था क्या मैं? आपके प्रेमचंद जी, मैं आपके बीच में बात नहीं कर सकते हैं। अब उनकी मोरल अथॉरिटी नहीं है, अब इस पर बात करिए ना। आप या तो पूरा बोल लीजिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। क्या परेशानी? आप मैं आपके बीच में बोल रहा था, आपको मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? आप और बढ़िया से बोलिए। आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना? नहीं, आप बोलिए ना। नहीं, आप एंकर हैं। क्या कहा? एंकर ने मुझे पर बोलने की मोरल अथॉरिटी अब आपने खो दिया है। मैं ये कह रहा हूं, आपको क्या परेशानी है? एंकर आप भी नहीं है, एंकर आप भी नहीं है। हमने खो दिया है बोलने का। अच्छा, हमने अधिकार खो दिया है। ये आपको कह रहा हूँ, तभी तो मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। हम तभी तो बीच में नहीं बोलते। भ्रष्टाचार के बोलने हमें शालीनता पता है, मर्यादा पता है, तभी हम बीच में नहीं बोलते। प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा? आप क्यों अपनी मर्यादा और मौका मैंने डॉक्टर समित पात्रा को दिया, सभी को दिखाया है कि अब नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर नहीं बोल सकते हैं। ये आपकी समस्या हो गई। इनका भाषण समाप्त हो जाए तो मुझे मैं ये कह रहा हूं, अब बिहार की जनता को मिश्रा जी आपको वक्त दे दिया, डॉक्टर समित पात्रा का वक्त है। डॉक्टर समित मेरा भाषण नहीं, मैंने आपको बता दिया, अब आप बोलिए। धन्यवाद। जो पूरे देश को लूटने के बाद बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी साख गिर रही है, हमारी साख गिर रही है कि नहीं, इसका चिंता मत करिए। आपकी जो गिरी हुई साख है उसे कैसे उठाया जाए उसकी चिंता करिए प्लीज। ये एक फ्रेंडली एडवाइस है। और जहां तक बिहार में आपने पूछा कि भारतीय जुमला पार्टी कहा नीतीश कुमार जी ने, नीतीश कुमार जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो भी मन चिंतन करे, आत्मचिंतन करे कि इस भारतीय जुमला पार्टी के साथ 17 वर्षों तक वैवाहिक संबंध में वो क्यों थे, उससे पहले ही तोड़ देते। बताइए क्यों थे? जेडीयू ये बात तब कही गई है जुमला पार्टी की। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, या जब पूछा गया कि रुपया कब आएगा बैंक में, तो उन्होंने कहा ये तो चुनाव में भाषण के प्रेमचंद जी आपको क्यों परेशानी हो जाती है जब मैं जेडीयू से पूछता हूं? जितना आपने वादा किया अगर वो सब जुमला था और ये कहा कि 25 साल बाद आएगा अच्छे दिन, तो ये सब जुमला ही है ना आपके लिए। और जहां तक वादे की बात है, नहीं, कौन कहा 25 दिन बाद अच्छे दिन आएगा? कौन कहा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है
कि 25 साल में लगेंगे अच्छे दिन बिल्कुल नहीं। जब हमारी पार्टी का ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक आपने रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस भाषण को सुना। आप गलत बातें बिल्कुल मत मैं करिए। बिल्कुल जिस गलत प्रकार बात नहीं आज कर रहा हूं। नीतीश जी ने उनका वीडियो मंशा यही था कि ठीक अगर उसी प्रकार हमने भी वो वीडियो दिखाया। ग्राम प्रधान से लेकर ना प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं तक था। सब पद उन्होंने पे कहा भारतीय 5 जनता वर्ष में पार्टी हम नौकरी आएगी, देंगे, तभी चाकरी देंगे, 5 वर्ष में महंगाई कम करेंगे, 5 वर्ष में जो हमने वादा किया है पूरा करेंगे, 25 वर्ष में हम भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाएंगे, जो कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं। आप लोग कहां समझेंगे कि भारत को नंबर 1 देश बनाना क्या होता है। अरे वाह, क्या बात है। सारा ठेका तो आपने ले रखा है देश को नंबर 1 बनाने के लिए। आप अपने अच्छा, एक मिनट, बयान को गौर से पढ़िए। मिश्रा जी, उन्होंने मिश्रा कहा जी, एक 100 मिनट। दिन में अच्छे राजनीति दिन आने प्रसाद वाला जी, एक जुमला था। आपकी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप है कि आपकी पार्टी जब जब आती है बिहार में जंगल राज लाती है, और प्रधानमंत्री और एनडीए इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। वो नीतीश कुमार के चेहरे को नहीं आगे रखना चाहती, वो आपकी पार्टी के जंगल राज को आगे रखना चाहती। वो मेरी बात पूरी सुनिए आप, मैं झंझट में फंसता नहीं। ये जंगल राज कहने का मौका इसलिए मिला कि जब गरीबों का राज आता है, गरीब लोग जब आगे बढ़ते हैं तब लोग जंगल राज बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता चारा हूं खा के कि आज छोड़िए, मैं बता रहा हूं आपको, मोदी जी ने जो आज भाषण किया, जिस तरह से भाषण किया, वो भाषण किसी प्राइम मिनिस्टर का हो ही नहीं सकता है। ये प्राइम मिनिस्टर का भाषण नहीं था। इतना शब्दों का इस्तेमाल किया, इतने गलत बातों का इस्तेमाल किया, इतना डिमोरलाइजिंग स्पीच लोगों को दिया, इतना वो भद्दी भद्दी बात कहने का काम किया। ऐसा काम कोई आदमी, कोई पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात, अपनी बात उन्होंने कहा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन जो वादा किया था कि 15 लाख रुपया देंगे हम, गरीबों को नौकरी देंगे हम, महंगाई कम करेंगे हम, ये सब भूल गए और उन्होंने गलत बात करने का काम किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस तरह की बात कोई प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं करना चाहिए। अरे जंगल राज का जवाब दीजिए ना, वो जवाब दे नहीं रहे हैं राजनीति प्रसाद जी। आप जंगल राज का जवाब दे नहीं रहे, इसका जवाब लूंगा ब्रेक के बाद। जी जवाब नहीं दे रहे। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या जंगल राज के मुद्दों पर आज देखिए, जो नए वोटर हैं बिहार के अंदर, जो पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने लालू राज नहीं देखा है, लेकिन अपने घर वालों से, अपने बड़ों से सुना होगा कि जंगल राज और लालू राज क्या था, क्योंकि वो 10 से पहले 25 साल पुरानी बात होगी, 25 साल पहले शुरू हुआ और आज से 10 साल पहले तथाकथित तौर पर खत्म हो गया, ऐसा दावा किया जाता है जब से नीतीश की सरकार आई। सवाल यह है कि नई जनरेशन को क्या समझ पड़ेगा कि लालू जी का वो राज कैसा था? देखिए, जिसे हम जंगल राज कहते हैं, जिसके बारे में हाईकोर्ट ने कहा था, वो जंगल राज दरअसल 90 से 95 का राज नहीं था। वो जंगल राज बाद के वर्षों का लालू यादव के शासन का काल राज था। 90 में जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने थे, तब उस वक्त सामाजिक न्याय का जो चक्र था वो पूरी तरह से बिहार में चल रहा था, और उसमें यादव भी थे, मुसलमान भी थे, पिछड़े भी थे, अति पिछड़े भी थे, दलित भी थे, महादलित भी थे। और इसीलिए 95 में जब दोबारा चुनाव हुए तो उसके बाद फिर लालू यादव जीत करके आए, और लगातार जो 15 साल बिहार में लालू यादव की सरकार जीती, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सामाजिक शक्तियों का ध्रुवीकरण था। तो जंगल राज जब सत्ता, असल में जब देखिए, जब लगातार आप मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो सत्ता का जो पतन होता है वो होता है। जो आज मध्य प्रदेश में व्यापम की चर्चा कर रहे हैं वो इसीलिए है कि 10 साल 12 साल हो गए शिवराज सिंह चौहान को जीती, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सामाजिक शक्तियों का ध्रुवीकरण था। तो जंगल राज जब सत्ता, असल में जब देखिए, जब लगातार आप मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो सत्ता का जो पतन होता है वो होता है। जो आज मध्य प्रदेश में व्यापम की चर्चा कर रहे हैं वो इसीलिए है कि 10 साल 12 साल हो गए शिवराज सिंह चौहान को, उत्तर दिल्ली में शीला दीक्षित को देख चुके हैं 15 साल बाद क्या इसी। तो जब ज्यादा लंबे समय तक एक व्यक्ति या एक परिवार या एक दल शासन में रहता है तो इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो जिस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं वो जंगल राज 95 के बाद का जंगल राज है, 2000 के बाद का। अरुण जी इस बात से सहमत होंगे, उस दौर में रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस समय जंगल राज बिहार का मुद्दा नहीं है। इसलिए मुद्दा नहीं है जंगल राज क्योंकि लालू यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ये तय हो गया है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है। अब नीतीश कुमार की जो छवि है वो आपके सर्वे बता रहे हैं कि आज की तारीख में सबसे आगे हैं वो मुख्यमंत्री। सवाल यही है ना, बीजेपी यही तो कह रही है कि हमने कहा कि महागठबंधन में दरार डाल पाएंगे मोदी, ये उनका पूरे की पूरी कोशिश है कि ये हम दरार डाल लें ताकि वोट बढ़ जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर मान भी लिया जाए तो क्या यादव एक कुर्मी को सीएम के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे? मैं बिल्कुल स्पेसिफिक कास्ट इक्वेशन की आपसे बात कर रहा हूं जो बिहार की एक रियलिटी है।
देखिए, आप बिल्कुल रियलिटी और रियलिस्टिक उस पर बात कर रहे हैं कि जातियों का जो संघर्ष है उत्तर प्रदेश और बिहार में वो बड़ा सीधा सीधा है और नीचे तक है। और निश्चित रूप से पिछले वर्षों में जब नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और विरोध था तो वो नीचे भी गया है, कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी गया है। लेकिन सवाल यह है कि लालू यादव का जो वोटर है वो अपनी पोजीशनिंग कहां देख रहा है। क्या अगर बीजेपी की सरकार बनती है बिहार में तो क्या वो यादव वोटर उसको सत्ता में वो हिस्सेदारी मिलेगी जो लालू यादव के जमाने में थी, या वो चाहेगा एक ऐसी सरकार बने जिसके चीफ मिनिस्टर भले नीतीश कुमार हो लेकिन उसमें लालू यादव के समर्थन से सरकार अगर होगी तो निश्चित रूप से उसमें उसको ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। तो ऐसे में उसको यह तय करना पड़ेगा कि एक गठबंधन जिसमें उसका कोई नेतृत्व नहीं है, दूसरे गठबंधन में उसका नेता हिस्सेदार है और वो एक उसके दम पर सरकार चलेगी, तो वो कहां पसंद करेगा। इसलिए एक संभावना बनती है कि शायद यादव और कुर्मी एक साथ वोट कर सकें, एक साथ वोट कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो विन विन सिचुएशन होगी आरजेडी और जेडी और कांग्रेस के अलायंस के लिए। लेकिन राजनीति प्रसाद जी, अभी भी आपने जंगल राज का जवाब नहीं दिया। ये जंगल राज है क्या? मोदी जी कह गए कि आरजेडी का मतलब रोजाना जंगल राज का डर। बात सुनिए, अरे बात सुनिए ना दीपक जी, ये जंगल राज बड़े लोग जो हैं जिनको हमारे दलित पिछड़ा लोगों ने परास्त कर दिया, उन्हीं लोगों की बानी है ये जंगल राज। जो गरीब लोग ऊपर उठ गए, गरीब लोग जब चलने लगे, गरीब का बेटा जब मुख्यमंत्री बनने लगा तब ये जंगल राज का बात आने लगा। गरीब लोग देखा करे तो बड़का बड़का सब चीज हो गया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सबे हो रहा है, गरीब लोग हो रहा है, चपरासी का बेटा हो रहा है। तब इस कमेंट हुआ कि जंगल राज है, जंगल राज है। काहे का जंगल राज है? गरीबों को पनाह मिला, गरीब लोग बढ़िया बढ़िया सत्ता पाया, गरीब लोगों को सब कुछ मिला, आवाज मिला, बोलने की शक्ति मिला, तो जंगल राज कैसे हो गया? जंगल राज उन्हीं लोगों का मुहावरा है जो गरीब लोग आगे बढ़े। अरे अपहरण हुआ, लूट हुई, हत्या हुई, और क्या क्या नहीं बोला पीएम ने। अरे भैया, लूट हत्या के लिए कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां लूट हत्या नहीं होता है? बताइए, कौन सा बिहार में भी होगा? आप एक्सेप्टेड मानते हैं? क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, शुरू हो गया, हत्या नहीं होता है। चुनाव से पहले शुरू हो गया कि कौन सा ऐसा प्रदेश जहां लूट हत्या नहीं होता है। टीवी डिबेट में ही जंगल राज शुरू हो गया। बताइए कहां पे होता है, कहां नहीं होता है? और लूट हत्या होता है उसके लिए कानून प्रक्रिया है। राजनीति प्रसाद जी, जो बिहार आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको ये कहना चाहिए कि कैसे कम करेंगे लूट हत्या को। आप ही बोलते हैं कि कौन सा राज है जिसमें नहीं होता है। पहले अपने तो बिहार में भी होगा, तो ये आप तो पूरा अरे आप तो मुखौटा हटा दिए। अरे दिल की बात बता रहे हैं आप। कम करिए। अरे कहाँ महाराष्ट्र चले जा रहे हैं, कहाँ महाराष्ट्र चले जा रहे हैं? और सुनिए, ये क्या आप बताइए रे, बिहार में क्या हो रहा है? गरीब बिहार में पहले से काहे गरीब के नाम पे ऐसे गाली दे रहे हैं गरीब को? नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? अरे राजनीति जी, अरे राजनीति आप उम्र में बड़े आदमी चेक हो रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? जंगल मतलब गरीब, क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं जंगल राज मतलब गरीब का राज, जंगल मतलब गरीब को ऐसे गाली क्यों दे रहे हैं? रोड में, बिहार में रोड में इतना बड़ा गड्ढा है, उसमें अमीर आदमी गिरता है, अरे बेचारा गरीब अपना गिर जाता है गड्ढा में। आप बोल रहे हैं कि अमीर आदमी, गरीब राज को बोल रहे हैं गरीब को मार दिया आपने। चपरासी का बेटा मुख्यमंत्री हो गया, सड़क नहीं है, तब आप लोग बोले जनरेटर चला रहा है। अरे अमीर आदमी तो जनरेटर चला के वहां बैठा हुआ है, हो गया महिला ढोलने वाला, तो जंगल राज बोलते हैं। समीर पात्रा जी, गरीब का राज नहीं है, गरीब ही का राज है, दूसरा कोई राज गड्ढा है, उसमें अमीर आदमी गिरता है या गरीब आदमी बैलगाड़ी में बैठ गिर जाता है? जिस प्रदेश में मर्सिडीज में चल रहा है, जिस प्रदेश में अब विकास की बहार चल रही हो, आप क्यों पुरानी बातें याद दिलाना चाहते हैं? वो जंगल राज वाला गड्ढा में गिर जा रहा है। अमीर तो जनरेटर चला के बिजली लग रहा है। संबित पात्रा जी से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी। संबित जी, आज प्रधानमंत्री बोले हों या इससे पहले और भी बीजेपी के नेता रोज बोलते हैं जंगल राज के बारे में। मैं ये विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं आपसे कि जब हम लोग गुजरात के गोधरा कांड को लेकर आरोप लगाते थे कि मैसेकर हुआ, हत्याकांड हुआ, लोग मारे गए, कोई देखने वाला नहीं है, फिर चले गए, तो बीजेपी और तमाम कई बुद्धिजीवी, यहाँ पत्रकार लोग भी ये हमेशा बोलते रहे हैं कि भाई मोदी को तो बार बार नहीं, सुनिए मैं जो कह रहा हूं सुनिए, कि मोदी जी को मैंडेट मिल रहा है।
अगर वो इतने हत्यारे जैसे हैं, सरकार की छवि ठीक नहीं है, तो उनको बहुमत क्यों मिल रहा है? जनता, गुजरात की जनता उनको चुन के भेजती है। तो इसी जंगल राज के बारे में जिसको आप इंगित कर रहे हैं, उस आरजेडी को 3 बार बिहार की जनता ने चुनकर भेजा। यह भी एक एग्जाम्पल है। अगर जनता से चुना हुआ व्यक्ति, अगर जनप्रतिनिधि है, जनता का मैंडेट उसको है, तो उसको अगर बिहार में आप जंगल राज कहते हैं तो फिर गुजरात में भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। गुजरात में भी स्वीकारिए, नहीं तो फिर आप गुजरात पे अगर अटैक होता है, गुजरात की छवि पर बात होती है तो आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो फिर बिहार के बारे में मत बोलिए। ये दोनों चीज नहीं चलेगा। नहीं, जैसे दीपक चोपड़ा जी ने कहा था ना कि 15 साल हो गया, अब 15 साल बातों को बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं उसका उत्तर दे देता हूं। अब तो बिहार में विकास हो रहा है, अच्छे दिन आ गए हैं बिहार में। अच्छा, अच्छे दिन आ गए बिहार में? बिल्कुल, मोदी जी वाले अच्छे दिन नहीं, मोदी वाले नहीं, वास्तव में हर आदमी बोलता है और महसूस करता है। और इसीलिए जब ये कहते हैं परिवर्तन की बात, तो लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या जो सड़क बन गई उसको उखाड़ेंगे ये लोग, जो स्कूल कॉलेज बना इसको उखाड़ देंगे, जो प्राइमरी स्कूल बढ़िया बन गया उसको क्या गिरा देंगे ये लोग? कौन सा परिवर्तन लाना चाहते हैं? जिस प्रदेश में ऑलरेडी खूब विकास हो रहा हो, वहां की जनता वहां के शासन से खुश है, तो ये लोग कौन सा परिवर्तन लाना चाहते हैं? बताइए डॉक्टर संबित पात्रा। एक नए मार्ग में उत्तर दे दूं, वो चेहरा भी दिखावे, चेहरा ही नहीं इनके पास। प्रेमचंद जी का भी और अरुण जी का। प्रेमचंद जी ने एक सेकंड चेहरा का भी उत्तर दे दूंगा, 3 प्रश्नों का उत्तर। देखिए, पहले प्रेमचंद जी ने पूछा कि 15 साल उनको जनता ने, अरे 15 साल दिया तो 16वें साल हटा ना दिया, और जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मिटा दिया, एक में हटाया एक में मिटा दिया। और मैं अकेले थोड़ी जंगल राज बोल रहा हूं, आप याद करिए, खुद सोनिया जी जा के जंगल राज के बारे में बोलती थी, और अरुण जी याद करिए 2014 तक तो आप खुद ही जंगल राज बोल रहे थे। ठीक है, और अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम लोग जंगल राज क्यों बोल रहे हैं? आप लोग खुद गरेबार, अरे काहे ठीक है, अबे मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोला गया, आप नहीं बोल रहा है ना? आप लोग अभी मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया। अभी एक सेकंड सर, 9 महीने कोई कह रहा है सर एक सेकंड, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उत्तर तो देने दीजिए। और दूसरा, आपने प्रश्न पूछा कि बिहार बहुत आगे जा रहा है। देखिए, मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं, मैं ऐसे नहीं बैठता हूं। आप देखिए 2012-2013 में जीडीपी कितना था बिहार का? 15.5, जब हम लोग साथ में थे। 2013-14 में कितना हो गया? 8.8। क्यों गिर गया? ये डेवलपमेंट का, इसी को परिवर्तन न करना है। 8 से फिर से 15 में ले जाना है। जहां हमने रखा था वहां वापस ले जाना है। आपने खत्म कर दिया सर। ये आंकड़ा है, प्लानिंग कमीशन जो पहले था उसका आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, आपने समाप्त कर दिया। आप देश के आंकड़े के बारे में बताइए कि मोदी जी जब से आए हैं तब से क्या हुआ है, समझे आप? और बिहार के बारे में चिंता मत करिए, वहां की जनता, मैं बता देता हूं, इस तरह के आंकड़े जब से मोदी जी आए बिहार में क्या हुआ है मैं बता देता हूं आपको। नहीं, डॉक्टर संबित पात्रा, हम एक बहुत बड़े लेक्चर की तरफ चले जाएंगे। मुझे पता है आपने तमाम आंकड़े पढ़ रखे हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं नहीं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं पॉलिटिकल आंसर दूंगा, मैं आंकड़ों पे नहीं दूंगा, मैं पॉलिटिकल उत्तर दूंगा। आप देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, अभी नीतीश जी के प्रवक्ता कह रहे हैं, अरुण जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया। अरे इतना बढ़िया काम किया होता तो अकेले ना चुनाव लड़ते, ये सब लोग मिलकर क्यों लड़ रहे हैं? जब से मोदी जी आए हैं, ये सारी शक्तियां, जो भ्रष्ट शक्तियां हैं, ये एक हो गई है। यही परिवर्तन बिहार में हुआ है। पात्रा जी, ये पॉलिटिकल उत्तर है, समीर पात्रा जी, इतना बढ़िया काम करते तो अलग अलग चुनाव लड़ते। समीर पात्रा जी, आप राजनीतिक आदमी हैं, आप कश्मीर में क्या किए? जिस मुफ्ती मोहम्मद सईद और कांग्रेस के खिलाफ रोज रोज भाषण कर रहे थे, आपने वहां समझौता किया? रामविलास जी ने जितना गाली भाजपा को दिया होगा नरेंद्र मोदी को, उतना इस देश में किसी आदमी नहीं दिया होगा। आपने उनसे साथ समझौता किया। जिस जीतन राम मांझी के खिलाफ 3 महीने तक आप इतना बोले हैं बिहार में, आज आप सबसे अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं आपको। राजनीति में कौन किसके साथ आएगा जाएगा, इसके ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, और आप भी उसे अछूते नहीं है। आप भी अछूते नहीं है भाई। एक सवाल पूछ लेता हूं संबित पात्रा जी, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि वही नीतीश कुमार, इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस का क्या हाल किया? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपने आडवाणी जी के साथ क्या किया जो आपको यहां तक लेकर आए? देखिए, मैं तो अरुण जी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लोग जो गठबंधन बना रहे हैं चंदन और सांप का, कौन है कौन चंदन कौन सांप है अलग बात है। फिर आप कोई बात दोहरा रहे हैं, मैं पूछ तो रहा हूं कि आपने कश्मीर में क्या किया? मानना है, जो लोग सुनिए,
नहीं, आपने कश्मीर में क्या किया, आपने महाराष्ट्र में क्या किया, आपने रामविलास जी के साथ समझौता किया नहीं किया, बता रहा हूँ किया या नहीं किया, बता रहा हूँ बाबा, जीतन राम मांझी के बारे में सुशील मोदी ने 150 बार, समय तो दीजिएगा ना, तो आप क्यों इस तरह ऐसी बातें। अच्छा चलिए डॉक्टर समित पात्रा, मैं आपका जवाब लूंगा, विनोद अग्निहोत्री जी को जोड़ूंगा इस ब्रेक के बाद। बिहार में परिवर्तन की आंधी चला पाएंगे नरेंद्र मोदी, इसी पर हमारी बड़ी बहस हो रही है। और नीतीश कुमार पर एक तंज कसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के भी नहीं हो सके। संबित पात्रा जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने पलटवार किया है, उन्होंने कहा है कि जॉर्ज की बात करने वाले ये भूल गए कि उन्होंने आडवाणी के साथ क्या किया है, बताइए। और भी नाम लिए, आडवाणी, जोशी, यशवंत सिन्हा, नहीं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, हम उनके हैं, हम अभी भी उनके हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे हैं कि नहीं, उस पर प्रश्न नहीं उठता है। जितनी भाजपा के लोग हैं हम उनके हैं, वो हमारे प्रणेता हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। इसलिए ये सवाल उठाना नीतीश जी छोड़ दे, पहले ये देखे कि सांप और भुजंग में क्या होने वाला है। मैं यही तो कह रहा था, जो सवाल का जवाब दीजिए, सीधे क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? ये क्या चले हैं दूसरों को देखने के लिए? अच्छा जी, ये बताइए सांप कौन हो रही है? आप तो पवेलियन में बैठे हुए हैं, चंदन की लकड़ी कौन है, और कांग्रेस के प्रवक्ता पवेलियन में बैठे हुए हैं और मैच हो रहा है बाकियों के बीच में। नीतीश कुमार ने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि 17 साल भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद, के साथ रहने के बाद भी, लेकिन सवाल उनसे ये पूछा गया था, सवाल उनसे क्या पूछा गया था, सवाल ये उनसे पूछा गया था अरुण श्रीवास्तव जी कि लालू के साथ रहकर भी आप भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और बिना गुंडागर्दी की सरकार कैसे दे सकते हैं। उसके जवाब में उन्होंने लिखा था कि चंदन पर भुजंग लिपटे रहते हैं, यानी लालू यादव। उन्होंने रहीम का एक दोहा कहा था, वही तो दोहा वही है, मेरे अरुण श्रीवास्तव की दोहा वही है। उन्होंने यह बताने की कोशिश किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 साल रहे, लेकिन हमारे ऊपर सांप्रदायिकता का कोई असर नहीं हुआ। तो मैं वह व्यक्ति हूं, मेरे ऊपर किसी का असर नहीं होता। नीतीश कुमार ने आस्तीन का सांप पाल रखा था। नहीं, 17 साल तक 17 साल हम उनके साथ थे, हमारा बड़ा अच्छा आस्तीन का सांप पाल के रखा। आस्तीन में थे, सांप की आस्तीन में थे, सांप की आस्तीन मानते हैं तो सांप की आस्तीन में थे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है डॉक्टर संबित पात्रा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपकी रणनीति है कि दोनों नेताओं के बीच की जो दूरियां हैं, चाहे जहर वाले इशू को लेकर हो, चाहे सांप और चंदन की लकड़ी को लेकर हो, आप इन दोनों की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। क्या यही आपकी जीत का मूल मंत्र होगा? आप समावेशी बात नहीं कर रहे हैं, आप तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, जातियों को तोड़ो और रूल करो। इसके अलावा उनके पास कुछ मैं आपको उत्तर देता हूं। मैं देखिए, मेरा भी जन्म बिहार में हुआ है, मैं भी पूर्वांचली जो मुहावरे हैं उससे परिचित हूं। एक बड़ा फेमस मुहावरा है पूर्वांचल में कि जब बाढ़ आता है तो सांप और बिच्छू एक ही पत्थर पे आके बैठ जाते हैं। छोड़िए पात्रा जी, कहां बचने वाली बात, पूरा मत मानेगा, मैं किसी को सांप बिच्छू नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ मुहावरा बोल रहा हूं, क्योंकि जहर वहर बहुत बोला जा रहा है ना, इसीलिए वो मुहावरा बोल रहा हूं। तो हम लोगों को कुछ काटने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप देखिएगा क्या होगा। जो चीज मिल नहीं सकते हैं, जो लोग एक नहीं हो सकते हैं, वो कुछ देर के लिए पत्थर में बैठ सकते हैं, उसके बाद क्या होगा आप और हम यही हैं, देखिएगा। आम और लीची नहीं बांट पा रहे हैं, ये सीट बांटेंगे। चलिए सीट बांटेंगे, वो झगड़ा होगा, वो झगड़ा एनडीए में भी होगा। विनोद अग्निहोत्री जी, जो बीजेपी का मेन टारगेट है कि अगर इनका वोट बैंक तोड़ दिया जाए, अगर दोनों नेताओं के बीच जो दिल नहीं मिल रहे हैं उसको कार्यकर्ता तक पहुंचा दिया जाए, तो बीजेपी के लिए थोड़ी शांति की बात होगी। देखिए, बीजेपी क्या वो कर पाएंगे ऐसा? नहीं, बीजेपी की रणनीति क्या है? बीजेपी ये विकास, ये सब चीजें तो नारे भाषण और सभाओं के लिए है सबके, असली तो वहां जातीय समीकरण का खेल है। इसीलिए बीजेपी को भी उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान को और उन जीतन राम मांझी को लेकर आना पड़ रहा है, जिनको, जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं, जिनको खुद बीजेपी के लोग आलोचना करते रहे और उनके शासन को कुशासन बताते रहे। तो ये जाति समीकरणों का खेल है। अब चक्कर क्या है कि अगर जैसा कि वाकई नीतीश कुमार और लालू यादव का वोट बैंक धरातल पर उतरा, तो बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी कड़ी होगी। इसलिए भाजपा की पूरी कोशिश है, जो उत्तर प्रदेश में भी कभी की गई थी, आपको याद होगा जब सपा और बसपा एक साथ थे, तो सपा और बसपा को किस तरह से अलग किया गया, वो सारी कहानी 1995 में हम लोग देख चुके हैं। और मायावती जी के साथ भाजपा गई थी और वो एकता आज तक नहीं हो पाई। तो वो एक तरह से अगर नीतीश और लालू के बीच में संदेह का प्रचार किया जाए, आशंकाओं का प्रचार किया जाए
और लालू यादव जी का जो वोट बैंक है, खासकर यादव वोट बैंक जो है, उसको उसमें दरार डाली जाए। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने यदुवंशियों की बात की, बिल्कुल द्वारिका का जिक्र किया, कृष्ण का जिक्र किया और कहा कि कृष्ण भगवान जो है वो जहर को काली दांव पर चाके उन्होंने काली नाग का मथा था, वो जहर पीते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल टारगेट पे वो यादव वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है। बिल्कुल, यह हकीकत है बिहार की राजनीति की कि वहां विकास की जितनी बात कर ली जाए, सड़क, बिजली, पानी, उसकी जितनी बात कर ली जाए, लेकिन जाति वहां की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी एनडीए? क्या अपने गठबंधन को बचा रख पाएगी? जो महागठबंधन है वो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, इसी पर सबकी नजरें होंगी और इसी से तय होगा कि सबसे दमदार बिहारी कौन। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।